सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। दोस्तों स्वागत है आपको एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज मैं लेके आ चुका अपना दूसरा ब्लॉग। और जैसा कि थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया है, तो आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली फोकस्ड रहेगी मेरी जो भी बाइकिंग जर्नी है अभी तक की, जो भी मैंने बाइक्स चलाई हैं, जो भी मैंने यूज़ की, जो भी मेरा उनका एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में थोड़ी सी आज मैं आपको डिटेल दूंगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, बट अगर आप एक न्यू यूज़र है, अगर आप एक बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं या आप ऑलरेडी बाइक चला रहे हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। आप कौन सी बाइक लें और क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक बाइक में, आप चाहे नई ले रहे हैं या सेकंड हैंड ले रहे हैं, डजेंट मैटर। बारी से सभी बाइक्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहली जो बाइक, जो कि अभी भी जो मैं बाइक ऑन कर रहा हूँ, पहली बाइक भी मेरी यही थी, द वन एंड ओनली द पल्सर RS 200 BS3 विद ए गोल्डन इंजन। एक वीडियो में मैं यहाँ पे लगा लूँगा, पर आप देख लीजिएगा। तो जो पल्सर RS 200 BS3 मेरा जो फर्स्ट बाइक लेने का जो मेरा डिसीजन था, बेसिकली मैं उस टाइम मैं खुद एक बिगनर था, तो मैं 150cc की बाइक देख रहा था और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी उस टाइम थे यामा की FZ। उस टाइम पे काफ़ी एक अच्छी बाइक थी, 2018-19 की बात है। तो उस समय FZ एक बहुत अच्छी बाइक थी, यानी कि एक न्यू यूज़र, एक बिगनर बंदे के लिए FZ बाइक जो है बहुत अच्छी रहती थी। बट कुछ रीज़न की वजह से, यानी कुछ भी उस समय कुछ ऐसा सिस्टम बन गया या कुछ भी कहिए, बजट थोड़ा बढ़ा दिया हमने, तो हमने एक पल्सर RS 200 जो है वो ख़रीद ली। ठीक है, BS3 इंजन था, आपको पता है उस इंजन की, आज भी जिन जिन के पास हमको पता है वो क्या चीज़ थी। तो अब मैं बेसिक बातें कवर करता हूँ खाली। तो देखिए, अगर RS 200 BS3 उस समय जब मैंने ली थी, उस समय वो एक काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था, क्योंकि उसमें पावर भी अच्छी खासी थी, एवरेज भी। देखिए, अगर आपको पावर चाहिए तो एवरेज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, बट इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। 35 से 40 वो आपको आराम से एवरेज निकाल के दे देती थी, और ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा थी। BS3 जिनके पास उनको पता है कि BS3 में RS में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा रही हैं, वो आस्ता आस्ता बजाज ने उसको रिजॉल्व किया। बट एट प्रेजेंट अभी भी, जैसे कि अब ये देख रहे हैं, BS6 है ये, बट स्टिल वाइब्रेशन वहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस थी। बट बाकी चीज़ें, जैसे उस समय में अगर मैं उसकी स्पेयर पार्ट की बात करूँ, कुछ उस समय थोड़े स्पेयर पार्ट कॉस्टली थे इसके, BS3 के। मुझे याद है फ्यूल पम्प चेंज करवाया था BS3 में, लगभग 7,000 के आसपास का पड़ा था। तो लेकिन उस समय मैं बाइक ऑलमोस्ट सेल कर ही चुका था, तो जिसको मैंने सेल की थी उसने ही चेंज करवाया था। तो उस समय मैंने RS 200 BS3 लिया था, तो 2018 में, और मैंने लगभग उससे 2 साल चलाया, और 2 साल चलाने के बाद मैंने उस बाइक को सेल आउट कर दिया था। और जितने में मैंने लिया था उससे ज़्यादा में ही मैंने उसको बेचा। ठीक है, वो एक अलग कहानी है, वो मैंने क्या किस तरीके से बेचा, चलो ठीक है, उसको छोड़िए। तो BS3 RS के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो मैं बताना भूल गया, कि देखिए, आपको यूट्यूब पे जब भी आप किसी बाइक का रिव्यू कवर करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे रिव्यू देते हुए कि हाँ, ये बाइक में ऐसा है, वैसा है, फलाना है। देखिए, वो सब चीज़ें आप, नंबर्स जो होते हैं वो आप इंटरनेट पर भी देख सकते हो, बट बेसिक बात है जब प्रैक्टिकलिटी की, तब पता चलता है कि हाँ भाई, बाइक में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो BS3 अगर आज भी कोई लेना चाह रहा है, पल्सर RS 200 BS3, तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिलहाल आज की डेट में तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगा कि आप BS3 लीजिए। उसकी सिर्फ टॉप स्पीड ज़्यादा है, उसके अलावा किसी के पास भी वो अगर बाइक होगी तो वो पूरी खड़क चुकी होगी। सिंपल सी मैं बात आपको बता दूँ, वो खड़क चुकी होगी, सिर्फ उसकी टॉप स्पीड होगी, जो कि आज की बाइक RS 200 कवर नहीं कर पाएगी। बाकी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा होगा, उसमें सिर्फ वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी। बाकी दिखने में और वगैरह सब सेम ही है, बट स्टिल आप ले सकते हैं। 40-50 हज़ार तक अगर आपको कोई दे रहा है तो आप 50 हज़ार तक ले लीजिए। अगर अच्छी कंडीशन मिल रही है 60 हज़ार, उसके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्थ नहीं रहेगी उसकी उतनी। ठीक है, अब नेक्स्ट बाइक की बात करते हैं, जो कि मेरी फेवरेट बाइक है। वो है होंडा की CBR 250 रेड कलर में। तो वीडियो में साथ में लगा दूंगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि CBR 250 में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो क्या लगी, नो वाइब्रेशंस एट ऑल। आप मतलब होंडा और साथ में यामा, अगर आपके पास होंडा और यामा है तो आप वाइब्रेशंस क्या होती हैं भूल जाइए। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वाइब्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है बाइक्स के अंदर। तो जो मेरे पास होंडा का CBR था 250 रेड कलर की, जो कि आप वीडियो देख रहे हैं, वो आई गेस कि उसको बेचना मेरा सबसे एक गलत डिसीजन था, उस बाइक को सेल आउट करना। यानी जब मैंने ली थी, और मुझे लगता है ज़्यादा टाइम मैंने चलाई नहीं, 2-3 महीने या 4 महीने आई गेस चलाई होगी, खींच के 6 महीने, और मैंने 6 महीने में उस बाइक को सेल आउट कर दिया था, जो कि मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैं उस समय उस बाइक को जो बेच चुका था। बट बाद में मेरे को वो काफ़ी महंगा पड़ गया, क्योंकि उस बाइक को बेचते टाइम भी थोड़ी सी कोई दिक्कतें आ गई थी कुछ। चलो ठीक है, वो एक अलग बात है, बाइक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, CBR 250 आज की डेट में भी अगर आप
एक मेट्रो सिटी में रहते हैं या यहाँ पे जहाँ पे स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे होंडा की सर्विस सेंटर है, यहाँ पे जो आपको ईजिली स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ आज की डेट में CBR 250 अगर आपको जैसे लेटेस्ट अगर 18-19 मॉडल की बात करें जो रिसेंट बंद होने से पहले आई थी, अगर 1 लाख में भी कोई दे रहा है तो आँख बंद करके ले लो भाई। इवन कि अगर आपको 16 के बाद का मॉडल लो, फेस लिफ्ट जो उसका आया था 16 के बाद का मॉडल लो, और जो वो बाइक है ना भाई, अगर आप एक बार वो बाइक चला लोगे ना, RS, NS, RC 200 या डोमिनार 250, R15, भाई उसके आगे कुछ भी नहीं है। इवन कि डोमिनार 400 भी अगर बंदा सही चलाने वाला हो ना राइडर CBR, वो CBR 250 डोमिनार 400 को भी नहीं मानती है। CBR 250 में आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। एवरेज RS से भी बेटर है उसका, 40-45 की वो एवरेज देती है। पावर RS से बेटर, NS जो भी 250cc सेगमेंट के नीचे वाले सब कुछ उसमें हर चीज़ सबसे बेटर। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने कहा कि अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी, तो ही उस बाइक को कंसीडर कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। और एक चीज़ और उस बाइक में एक और दिक्कत है कि उसका जो स्पेयर पार्ट है ना वो साथ का ही लगता है। अगर आप वो थर्ड पार्टी या डुप्लीकेट वाले लगा रहे हैं ना, तो वो थोड़े दिन ही चलने वाले हैं और इसके बाद जवाब दे जाएंगे। और स्पेयर पार्ट बहुत महंगा है CBR का, ठीक है, ये बात याद रखिए। लेकिन रिलायबिलिटी ऐसी है कि ख़राब होने का नाम नहीं लेगा, कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं देगी गाड़ी। लेकिन हाँ, अगर एक बार ख़राब होगी कोई चीज़ तो भाई मोटा फटका लगेगा जेब पर, उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी एक नंबर बाइक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बाइक जो NS 200, जो कि बिल्कुल मिला था, 1 महीना भी नहीं मैंने अपने पास रखी। NS 200 को ज़्यादा टाइम अपने पास ना रहने का सिंपल सा रीज़न था, देखो शॉर्टकट में बताता हूँ, जितनी यूज़ किया उतना ही रिव्यू दूंगा, ऐसे अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। उसको बेचने का रीज़न था क्योंकि मैं RS 200 पहले चला चुका था, उसके बाद मैंने CBR यानी कि मैंने अपग्रेड किया 250cc में, और उसके बाद मैंने वापस से डाउनग्रेड किया 200cc में। बाइक बेशक मुझे न्यू मिली थी, लगभग 1-1.5 साल पुरानी बाइक थी। लेकिन NS 200 और RS 200 में जो मेजर डिफरेंस वो क्या है गाइस, इंजन तो बेशक सेम है, लेकिन NS 200 में गियर शॉर्ट है, शॉर्ट गियरिंग है उनकी, यानी कि जैसे आप पहले गियर में खींचोगे तो दूसरा गियर एकदम गाड़ी मांग लेगी, जबकि RS में ऐसा नहीं है, RS थोड़ा सा लेट गियर मांगेगी। तो उसमें क्या है कि क्विक है बेशक वो बाइक, थोड़ी फास्ट है, बट उसका जो टॉप एंड है ठीक है वो भी है, बट मुझे जो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे उसकी गियरिंग शॉर्ट लगी, और मैं ऑलरेडी अपग्रेड कर चुका था, तो डाउनग्रेड करने में मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। और वैसे भी मैं ज़्यादा फेयरिंग वाली बाइक प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू नेक्ड। अदरवाइज़ NS का भी इंजन अच्छा है, सेम ही है RS वाला इंजन है। अगर आप नेक्ड में जाना चाहते हैं तो आप NS 200 को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बाइक थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया, आपको पता है डाउनफॉल आता ही है। तो डाउनफॉल ऐसा आ गया कि मुझे एक FZ लेना पड़ा, फाइनली वीडियो लगा लूँगा। तो FZ मैंने लिया, थोड़ा सा एक्चुअली मेरी जॉब मैंने स्विच की थी, तो नाइट शिफ्ट मिल रहा था, तो नाइट शिफ्ट में दिक्कत आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो हड़बड़ी में ही मैंने FZ एक ख़रीद लिया। यही 30-35 हज़ार का ख़रीदा था, और उसमें थ्रॉटल बॉडी ख़राब, यानी कि वो जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला। थ्रॉटल बॉडी ख़राब, क्लच प्लेटें, मतलब वो एक 30 हज़ार में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, आपको क्या मिलेगा। चलती थी गाड़ी लेकिन, तो थोड़ा बहुत काम कराया, और लगभग ज़्यादा नहीं तो 2-3 महीने चलाए। इवन कि मैंने उसको इतना चलाया 6-7 महीने कि मैंने उसकी सर्विस भी नहीं कराई, और उसका इंजन भी सीज मार गया। और उसके बाद मैंने फिर इसका इंजन बनवाया, इंजन बनवाने के बाद फिर वापस उसको, ठीक, FZ मैंने बोला FZ एक बहुत अच्छी बाइक है। अगर आप एक बिगनर हैं, आप कोई बाइक कंसीडर करना चाहते हैं न्यू या सेकंड, आप FZ ले सकते हैं। बिगनर आपको अच्छी पावर देगी, अच्छा कंट्रोल, आप उस पर सीखेंगे कि बाइक को कैसे कंट्रोल करना है, क्या बाइक बोल रही है। देखिए कि जब भी आप बाइक चला रहे हैं ना, कोई भी बाइक हो, चाहे स्प्लेंडर क्यों ना हो, आपने बाइक को कंट्रोल करना है। बाइक को ये ऐसा ना हो कि बाइक आपको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि जो हैवी सीसी की बाइक्स होती है उसमें ऐसा ही होता है कि आपको बाइक के हिसाब से चलना, बट आपको इस तरीके से अपनी स्किल्स बनानी है कि आप बाइक को कंट्रोल करें, ना कि बाइक आपको। तो वही FZ मैंने थोड़ा टाइम रखा, तो वो उस समय डाउनफॉल था, तो 5-6 महीने FZ ही चलाना पड़ा मुझे। तो FZ चलाया 5-6 महीने, और 5-6 महीने का उसको भी मैंने सेल आउट कर दिया। FZ अच्छी बाइक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एवरेज 50 के ऊपर ही देगी आपको। सर्विस स्पेयर पार्ट का भी उतना कोई कॉस्टली नहीं है, और रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, एकदम स्मूथ इंजन है, आवाज़ कोई नहीं आती, ठीक है। और लास्टली उसके बाद फिर मैंने CBR 250 ले लिया, क्योंकि डाउनफॉल ऑलरेडी चल रहा था। तो मैंने एक 2014 मॉडल CBR उठा लिया 250 वाइट कलर का, ये देखिए। नो डाउट फिर वही बात आ गई ना कि होंडा 2014, लेकिन वाइब्रेशन का कहीं नामो निशान नहीं। बाइक बहुत अच्छी थी, इंजन बहुत बढ़िया था, टेस्टिंग की मैंने, सब चेक किया, क्योंकि उस टाइम इतनी मेरे को नॉलेज आ गई थी, बाइक चेक कर सकता था मैं खुद। तो बाइक वगैरह चेक की मैंने, लगभग 1 साल मैंने वो बाइक चलाई। 1 साल के बाद उसका फ्यूल पम्प जवाब दे गया, ठीक है। फ्यूल पम्प ने जवाब दिया, तो मैंने काफ़ी उसको ठीक करने की कोशिश की। जैसे कि पहले मैंने फ्यूल पम्प की मोटर बदली, फिर फ्यूल पम्प बदला, फिर पूरा सेट ही बदल दिया,
तो वो बाइक की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं। बेसिकली उसमें क्या हो गया था, वो पुराने मॉडल की थी, तो उसका जो ओरिजिनल वाला फ्यूल पम्प था वो लगभग 15-16 हज़ार का मुझे कॉस्ट कर रहा था। तो वो लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बाइक ही मैंने 50 हज़ार की ली थी, तो 16 हज़ार का फ्यूल पम्प क्यों डलवाता। तो फिर मैंने एट द एंड क्या किया, वो बाइक फिर भी चल रही थी, फ्यूल पम्प ख़राब होने के बावजूद भी बाइक चल रही थी। बस द ओनली कंडीशन इज़ कि आपको उसमें पेट्रोल 3-4 लीटर रखना है। 3-4 लीटर से नीचे जाते ही ऐसा नहीं कि बाइक बंद हो रही थी, आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्विक एक्सेलरेशन नहीं कर सकते। अब क्विक एक्सेलरेशन किया, बाइक बंद। आप स्लो एक्सेलरेशन में चलाइए, बाइक एकदम चलती थी। तो उसके बाद उसको भी मैंने सेल आउट कर लिया। नो डाउट बाइक बहुत अच्छी थी, जैसे मैंने कहा, बट फिर वही बात, स्पेयर पार्ट CBR ले रहे हैं तो स्पेयर पार्ट का ध्यान रखिए कि आप कौन सी सिटी में, कहाँ पे, क्या कर रहे हैं। अब बहुत अच्छी माइलेज है, बहुत बढ़िया पावर है, बहुत सब कुछ एकदम स्मूथ एक नंबर है गाड़ी में, बट एट द एंड स्पेयर पार्ट क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुके हैं इंडिया में। और फिर फाइनली घूम फिर के आ गए हम अपनी RS 200 पर, ये वाली भाई। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि ये वाली RS 200 मैंने जो ली थी, जो भी है। तो फाइनली देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको स्पेयर पार्ट की दिक्कत ना, आपको पावर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, CBR को हटा दीजिए दिमाग से, तो RS 200 ले लो भाई और जेल मारो। KTM भी मत लो। KTM ना लेने का मैं सीधा सा आपको 2 ही रीज़न बताऊँगा। एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके स्पेयर पार्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, जिनके पास है उनको पता है। माइलेज भी इससे कम ही है, पावर थोड़ी इससे ज़्यादा है, बट 19-20 का फ़र्क है। अगर आप एक अच्छे राइडर हैं, आप RC 200 आपके सामने कुछ नहीं है, आप अगर अच्छे राइडर हैं तो इसमें आपको हर चीज़ बैलेंस बराबर है। इसमें ना स्पेयर पार्ट की दिक्कत है, ना अवेलेबिलिटी की, ना माइलेज की, ना पावर, परफॉर्मेंस, सब कुछ एक नंबर है। थोड़ी सी वाइब्रेशन है गाड़ी में, इतना बंदा एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। बाकी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो भी आजकल बिगिनर वाले NS 400 ले रहे हैं, तो RS 200 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो RS 200 आप लीजिए, बढ़िया चलाइए, चिल करिए, कोई दिक्कत नहीं देगी गाड़ी आपको, देगी तो आराम से हर चीज़ जो है इसकी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यही है फ़िलहाल दोस्तों, हाल फिलहाल। फिर भी अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए बाइक्स के रिलेटेड, कुछ भी जो मेरे से हो सकेगा मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बाय बाय।